हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मोलरता के संबंध में बात किया था। मोलरता के संबंध में बात करने से हम लोगों ने मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध को रखते हुए उस पर सारे न्यूमेरिकल कर लिया था और हमने बताया था ये कई टाइप के इसमें प्रश्न होते हैं और उन्हीं टाइपों के क्रम में आज हम एक दूसरी टाइप लेते हैं जिसको हम बोलते हैं घनत्व पर आधारित प्रश्न। अब देखते हैं वो घनत्व पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और देखिए घनत्व पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहले लिख देते हैं टाइप। अब की बार ये टाइप तीसरा होगा या चौथा होगा। अब की बार टाइप तीसरा होगा। टाइप तीसरे में ये बात होगी घनत्व पर आधारित। घनत्व पर आधारित प्रश्न। देखिए किस प्रकार से घनत्व पर आधारित होता है, हम उसी को एक क्वेश्चन के माध्यम से लेकर के सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन ये रहा कि शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए और दिया है यहां पर घनत्व दिया गया है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यहाँ पर ये घनत्व इसका दिया गया है। शुद्ध जल का जो घनत्व है वो है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर का जो भार होता है जल का वो होता 1 ग्राम। चलिए फिर से देखिए प्रश्न को। दिया है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मोलरता निकालना है, केवल घनत्व दिया हुआ है। इसके पहले वाले प्रश्न में पदार्थों का भार भी देता था अथवा आयतन देता था, मोलों की संख्या देता था, कुछ न कुछ ज़रूर ऐसे टिप्स को देता था जिसके सहारे हम इसे हल करते थे। लेकिन यहाँ पर केवल घनत्व दे दिया गया और हमने हेडिंग भी डाल दिया है घनत्व पर आधारित प्रश्न। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पहले हम इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें इसमें क्या है जो हमें मिल रहा है। तो पढ़ने पर हमको मिलता क्या है कि यहाँ पर घनत्व दिया गया है। अब घनत्व को पहले अच्छे से परिभाषित कर लीजिए। हो सकता है घनत्व में से हमें कुछ इसे हल करने के लिए तरीके मिल जाते हैं। देखिए जब घनत्व दिया गया हो तो घनत्व का मतलब क्या हो गया। घनत्व हम ऐसे लिख दें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है घनत्व का फार्मूला। और यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया है 1 ग्राम और इसका आयतन दिया गया है 1 ml। इसका मतलब ये हो गया कि किसी पदार्थ का मतलब जल। यहाँ से एक बात और देखिए, यहाँ जो जल मिला हुआ है मतलब H2O। H2O अगर मिला हुआ तो उसका अणुभार भी होगा। लिखेंगे H2O का अणुभार। सॉल्व कर रहे हैं H2O का अणुभार, इसका अणुभार होगा 18। इतना होता है H2O बराबर 2 गुणे करेंगे 1 प्लस इसका होगा 16 ऑक्सीजन का, ये ऐड करेंगे हो जाएगा 18। तो इसका जो अणुभार हो गया वो हो गया 18। और हम इस बात को भी जानते हैं जब घनत्व दिया गया हो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर जल का जो आयतन होगा 1 मिलीलीटर, उसका वजन 1 ग्राम होगा। यानी ये कह सकते हैं कि
चूंकि दिया है, ऐसे लिखें, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि 1 ml आयतन बराबर 1 ml आयतन बराबर 1 ग्राम की। जल के 1 ml का जो आयतन होता है उसका भार, उसका द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। यहाँ पर जल का आयतन तो नहीं दिया गया, लेकिन ये माना जाएगा कि जल का आयतन 1000 ml होगा या 1 लीटर, दोनों बात एक ही है। कह सकते हैं जल का जो आयतन है, यहाँ पर दिया नहीं गया, ये मान लिया जाएगा कि इकाई लीटर यानी कि 1 लीटर, जल का आयतन बराबर 1 लीटर, या हम इसी को कह सकते हैं 1000 ml भी है। जब जल का आयतन 1000 ml हो गया तो 1000 ml का भार कितना होगा ये देखना रहेगा। 1000 ml का भार बराबर 1000 ग्राम भी हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बात क्लियर हो गई कि यदि 1 ml का आयतन 1 ग्राम था तो 1000 ml का आयतन भी 1000 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ जो 1000 ग्राम आ गया ये H2O का भार आ गया। H2O का भार ये क्लियर हो गया, हम कह सकते हैं, या हम लिखें H2O का भार बराबर 1000 ग्राम। और इसका अणुभार जो आएगा, अभी हमने लिखा H2O का अणुभार बराबर 18। अब हम अगर मोलों की संख्या निकाल लें, H2O के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, तो भार इसका है 1000 ग्राम, इसका अणुभार है 18। यदि हम इसे कैंसिल करेंगे तो 18 पंचे 90, फिर हो गया 10, फिर 18 पंचे 90, फिर 10 आएगा, 18 पंचे 90 यानी कि 55.55 आएगा। इसके मोलों की संख्या 55.55। और ये पूछा है मोलरता। अच्छा, यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दिया है, इसे हम ऊपर कर देते हैं, इस चीज़ को मिटा करके। हमें लग रहा है कि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये दिखाई दे रहा था, चलिए फिर से नोट कर देते हैं। यहाँ पर कहीं कर देते हैं कि जल का जो भार आया, जल का भार यहाँ पर आया है 1000 ग्राम, और जल का अणुभार आया 18, और जल के मोलों की संख्या यहाँ 1000 भार हो जाएगा, 18 इसका अणुभार, काटेंगे यहाँ पर इसका तो 55.55 है। चूँकि यहाँ आया था वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसे हटा करके हमने ऊपर कर दिया। फिर यहाँ देखेंगे मोलरता पूछा है, यम बराबर होता है N/V। तो भी इसका देख लिया जाए, इसका आयतन हमने लिखा है 1000 ml कह लीजिए, या इसको 1 लीटर कह लेते हैं। तो N का मान भी आया कितना 55.55, और बटे कर देंगे, इसका आयतन होता 1 लीटर, और सामने फिर करेंगे तो ये 55.55। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इतना मोलर आएगा 55.55। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो अक्सर हम लोग इसे याद करके रखते हैं। 55.56 कहते हैं, 55.56 या 55.55 याद करके रखते हैं, लेकिन यहाँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप जब इसे तैयार कर लेंगे कैसे आया ये हम इसको यहाँ पर बताएं, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि 55.55 इसकी मोलरता होगी, अर्थात शुद्ध जल की जो मोलरता होगी। चलिए आगे देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन लेकर के।
नए क्वेश्चन के सहारे फिर बात बनती है। वो ये है H2SO4, यहाँ पर H2SO4 H2SO4 के 16%, H2SO4 के 16% यहाँ पर दिया है ये भार प्रतिशत। अभी हम बताते हैं भार प्रतिशत क्या है। भार प्रतिशत विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व दिया गया है 1.1094 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया गया है। कह रहा है विलयन की मोलरता बताइए, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलिए मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें अब यहाँ पर फिर वही बात आई, घनत्व के आधार पर हमें ज्ञात करना है। ये घनत्व दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, फिर से एक बार पढ़ें। H2SO4 के 16%, फिर ब्रैकेट में दिया है भार प्रतिशत विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो इसकी मोलरता ज्ञात। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल लग करके करिए, आसानी से सब लोग कर सकते हैं इसको। बस करना क्या है, आप प्रश्न को 2-3 बार पढ़ें। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, जब तक आप प्रश्न को 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं जान पाएंगे उस प्रश्न में छिपा क्या हुआ है, क्योंकि इसी प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ, कहीं बाहर से नहीं लाना है। जब घनत्व आ जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन आसान हो गया। देखने में तो लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, घनत्व के अलावा कठिन है, कुछ नहीं कठिन है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, जब दे दिया ये H2SO4 के 16% भार, 16% भार का अर्थ क्या होगा पहले इसे बता दें। जब हम आपको बता रहे थे सांद्रता व्यक्त करने की विधि, पिछले वाली क्लास में आप देखेंगे वहाँ पर हमने बताया था कुछ वॉल्यूम बेस्ड थे और कुछ जो है मास बेस्ड थे। जिसमें वॉल्यूम बेस्ड को हमने बताया था कि ये टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, और जो मास बेस्ड था वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं था। वहाँ पर आपको हम W/V की बात बता चुके हैं। यहाँ पर लेकिन W/W का मैटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि H2SO4 के 16% भार से, इसका मतलब ये हो गया कि H2SO4 16 ग्राम उपस्थित है किसी 100 ग्राम विलयन में। ध्यान दीजिए भार प्रतिशत लिखा गया है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 16% W/W। इसका अर्थ यह भी होगा कि 16% W/W, क्योंकि यहाँ W/W नहीं लिखा गया है, इसे हम अपनी तरफ से जोड़ते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर दिया गया H2SO4 का 16%, यहाँ लिखे देते हैं हम H2SO4 का 16% W/W का अर्थ पहले लिख दें हम। W/W का अर्थ यह है क्या कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में H2SO4 बराबर जो है वो 16 ग्राम दे दिया गया। हमें जब भी मोलरता निकालनी होती है विलेय पदार्थ के भार की जानकारी होना जरूरी होती है। तो यहाँ पर H2SO4 का जो भार आया है वो 16 ग्राम आया है। फिर हम निकाल लें H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार। यहाँ देखिए 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 बार दिया गया है, तो 4 × 16 यानी 2 × 1 = 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, सब कुछ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 98। इसका जो अणुभार आएगा वो 98 आ जाएगा। जब इसका अणुभार मिल गया और भार भी मिल गया, भार और अणुभार अगर मोलों की संख्या ज्ञात करें
यहाँ लिख सकते हैं H2SO4 के मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार, भार इसका दिया गया है 16, अणुभार दिया गया है 98। काट सकते हैं, 4 2 8 16 और 2 चौक 8 और 2 9 18, यानी 8 बटे जो 49 आएगा ये इसके मोलों की संख्या। लेकिन अभी हमें आयतन नहीं पता है, हमें सबसे पहले इसका आयतन निकालना होगा। और आयतन निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। यहाँ दिया गया है, चूँकि घनत्व यानी कि D बराबर दिया गया है 1.1094 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका अर्थ क्या हो गया कि 1 ग्राम बराबर, इसका अर्थ भी हम लिख दें, अर्थ इसका हो जाएगा 1.1094 ग्राम बराबर 1 ml। यहाँ पर इतना ग्राम बराबर 1 ml है, तो 1 ग्राम की अगर हम बात कर लें, 1 ग्राम विलयन बराबर कितना हो जाएगा 1/1.094 ml हो जाएगा। और यदि हमारे पास 1 ग्राम का वैल्यू निकल गया तो हमारा विलयन जो है कुल कितना है 100 ग्राम है। तो लिखेंगे इसलिए 100 ग्राम बराबर 1/1.1094 गुणे यहाँ पर कर देंगे 100। ये हमारा इतना ml जा कर के ये तैयार हो गया। हमारा जो आयतन आ गया यानी कि V बराबर वो हो गया 100/1.1094। अभी हम इसको सरल नहीं कर रहे हैं, जब हम निकालेंगे इसकी मोलरता। अब मोलरता के लिए ध्यान देंगे, मोलरता यहाँ से निकाल लेते हैं, मोलरता यहाँ पर निकाल देते हैं। तो मोलरता बराबर होता है N/V इंटू 1000 कर देंगे। क्योंकि ये सब ml में दिखाई दे रहा है, हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर N का मान आया है 8/49 है। चलिए, और V दिया गया है, V दिया गया है 100/1.1094 यानी कि 100 बटे मतलब ऊपर चला जाएगा ये 1.1094। अब विलयन का आयतन चूँकि हमें करना है इसको मिलीलीटर को लीटर में, हम कर देते हैं इसको लीटर में। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब जा कर के सामने बचा क्या, बचा है 8 गुणे 1.1094 और बटे बचा है ये इसका मान 49। ये 49 जाकर के बचा हुआ है। इसे हम सरल कर देंगे। सरल करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वही इसकी मोलरता होगी। चलिए सरल करते हैं। पहले हम 1.1094 को हम गुणा करते हैं 8 से। 8 32 के 2 हासिल 3, 8 9 72, 72 3 75 आएगा 7, 8 0 0 और ये 7 हो जाएगा, 8 1 के 8 हो जाएगा और 8 1 के 8, यानी कि आ जाएगा ये 8.8752 बटे हो जाएगा इसका 49। अब यहाँ पर हमें इसे ही हल करना है। हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। हल करने के लिए जगह लेते हैं, ये यहाँ पर ही हल कर लेते हैं। एक बार पुनः देख लें कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, अन्यथा अगर गलत हो जाएगा तो फिर काफ़ी देर तक फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 100 ग्राम विलयन में H2SO4 16 ग्राम दिया गया है, बिल्कुल सही है। H2SO4 का जो अणुभार आया है 98, ये भी सही है। H2SO4 के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, ये 8 दूनी 16 हुआ है और
49 दूनी 8, 2 चौका 8, 2 9 18, यहाँ तक सही है। 8/49 ये भी सही है। फिर चलते हैं इतना यानी 1.1094 ग्राम बराबर जो है दिया गया है। 1 ml 1 ग्राम बराबर हो जाएगा इतना ml, और हमारे पास जो बिलेन है वो दिया गया 100 ग्राम। 100 ग्राम बराबर दिया गया है 1/1.094 गुणे 100, ये जा करके इतना ml बना है। अब बस यही वैल्यू मोलरता के सूत्र में रखनी है। मोलरता बराबर n/v, n का मान जो है वो 8/49, ये भी सही है। और यहाँ पर v का मान दिया गया है 100/10, 1.94, चलिए 100, हाँ 1.4, इसको लीटर में कन्वर्ट किया गया है तो 1000 से यहाँ पर भाग किया गया है। 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हम छोड़ चुके हैं, ये अभी यहाँ पर 10 बचा हुआ है ना, यहाँ पर अभी ये 10 बचा हुआ है, ये तो वही हम भी सोच रहे थे कुछ गलती है इसमें। ये 10 यहाँ पर बचा हुआ है। अब इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, यानी कि जब इसमें हो जाएगा तो 1 जीरो बढ़ेगा। फिर हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो 10 छूटा था हम 10 से गुणा कर देते हैं। जब इसे हम 10 से गुणा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, जगह का अभाव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 दशमलव, एक अंक इधर खिसक जाएगा दशमलव के बाद, 88.752, फिर बटे हो जाएगी, मोलरता है, बटे हो जाएगा 49। जब हम इसे भाग करते हैं, इन दोनों काटते हैं, इसका आंसर आएगा 1.81, यानी कि मोलरता जो आएगा 1.81 मोलर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान देंगे फिर से एक बार, दिया गया है H2SO4 के 16% भार प्रतिशत विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो मोलरता ज्ञात करना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर H2SO4 जो 16% W/W दिया गया है, इसका अर्थ होता कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 16 ग्राम उपस्थित है। तो H2SO4 जब 16 ग्राम उपस्थित है तो इसका भार पता चल गया हमें। H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं तो इसका अणुभार 98 आता है। इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटे अणुभार करेंगे, आ जाएगा आपका 8/49। चलिए, एक बात क्लियर हो गई, मोलों की संख्या। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन निकालने के लिए हमें घनत्व के पास जाना पड़ेगा। घनत्व में कहा जाता है कि D बराबर दिया गया है 1.1094 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका अर्थ होगा कि 1.1094 ग्राम का जो आयतन है वो है 1 ml। तो 1 ग्राम का पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा विलयन है वो 100 ग्राम है, फिर हम 100 ग्राम विलयन का आयतन निकाल देंगे तो इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें इसी को, जो ये हमें भी प्राप्त हुआ है, ये वाला भी, और यहाँ से प्राप्त हुआ n, इन दोनों को मोलरता के फार्मूले में रखना है। मोलरता बराबर n/v इंटू 1000 दिया गया है, क्योंकि इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। जब ऐसा सब कुछ करेंगे तो कैलकुलेशन करके हम इसकी मोलरता को 1.81 मोलर पाएंगे। तो इस प्रकार से घनत्व पर आधारित जो प्रश्न था हम ऐसे ही हल करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद जो कुछ उसमें मिले, जो भी तथ्य हमको मिले, हम उन तथ्यों को लिख देते हैं, और इसके साथ साथ जिसे हमें ज्ञात करना होता है, यानी जो अज्ञात हो उसको भी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ये बिंदु हमें ज्ञात करनी है। और फिर ये भी जानेंगे उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हमें किन किन और तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है। उन सारे तथ्यों के सहारे हम इसे ही नहीं, किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब टाइप को चेंज कर देते हैं, एक नई टाइप लेते हैं। आज मोलरता से संबंधित जितने प्रकार के सवाल आते हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे बहुत आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कोई भी प्रश्न कभी भी आएगा, जितना हमने इसका टाइप बताया है
उससे बाहर होकर के नहीं आएगा, इसी में से ही आएगा। जैसे एक और है, ये तो रही बात घनत्व की। अब एक हम लेते हैं टाइप फोर्थ, जिसमें विलेय पदार्थ की प्रतिशतता पर आधारित हो। जैसे ये दिया गया, हम नई टाइप बना लें, अब की बार टाइप होगा ये 4। चौथी टाइप में बताया गया कि विलेय की प्रतिशतता पर आधारित, विलेय पदार्थ की प्रतिशतता पर आधारित। अब ये देखते हैं ये सवाल कैसे आते हैं। ये सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे, हम इसे देखते हैं। ये जैसे एक सवाल दिया गया है 94% W/V H2SO4 के नमूने की, H2SO4 के नमूने की मोलरता ज्ञात करो। देखिए दिया गया है यहां पर विलेय पदार्थ का परसेंटेज दिया गया है, दिया है 94% W/V H2SO4 के नमूने का मोलरता ज्ञात करना है। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है ये, बस केवल ध्यान देना है, हमें इसका अर्थ जानना जरूरी है। जो 94% W/V दिया गया उसका अर्थ क्या होता है। शुरू में आप उस पिछले वीडियो पर जाइए जहाँ पर हम किसी विलेय पदार्थ के प्रतिशतता के बारे में बताया था, सांद्रता के बारे में बताया था, वहीं से सारे प्रश्न हमने तभी बताया था कि आने वाले सवालों में इन सब का काफ़ी यूज है। देखिए एक एक करके ये मिलते जा रहे हैं आपको। तो पहले हम इसका अर्थ निकाल लें कि 94% जो ये W/V दिया गया है H2SO4, पहले हम इसका अर्थ ही निकाल लें। अर्थ निकालने से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। इसका अर्थ क्या होगा ये जानते हैं। दिया गया 94%, इसका मतलब 94 ग्राम है, और इसका आयतन जो है वो 100 ml होगा। याद रखेंगे कि 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलेन में विलीन है। अर्थ में लिख देते हैं कि 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलेन में विलीन है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि पहली बात कि H2SO4 का भार हमें मिल गया। H2SO4 का भार जिसे हम W कहते हैं वो मिल गया 94 ग्राम। और फिर विलेन का आयतन, दूसरी बात यहाँ पर हमें विलेन का आयतन भी मिल गया। वो विलेन का आयतन जो भी है वो मिल गया हमें 100 ml। उसके साथ साथ हमें पता है कि H2SO4 का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 98। यहाँ तीसरी बात कि H2SO4 का अनुभार स्मॉल m बराबर होता है 98। अब बहुत आसान हो गया, हमको सारी चीज़ें मिल गई, W मिल गया, M मिल गया, V मिल गया। अब ऐसी दशा में हमारे लिए मोलरता बहुत आसान हो गया। यहाँ लिखेंगे मोलरता M बराबर N/V और कर देंगे हम 1000 से गुणा, ताकि वो मिली मोलर ना रह करके लीटर में उसकी सांद्रता आ जाए। तो हो क्या जाएगा, ये N का मान W/M 94 बटे हो जाएगा 98, और यहाँ पर इसका आयतन जो है वो दिया गया है 100 ml, और यहाँ पर 1000 से हम ऊपर गुणा करते हैं। देखिए 2 0 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 49 दूनी 98 हो जाएगा। फिर आगे हल करेंगे तो 5 और 20 के 0 हासिल 2,
और 5 9 45, 2 47, 470 आ जाएगा। 470 भागे जो होगा ये 49 हो जाएगा। भाग करके देख लेते हैं कि 49 470, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार ले जाते हैं। 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 4 36, 4 40, 4 44 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। 10 में लगा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर ये 5 हम 25, या हम इसे करें 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 4 24, 6 4 24, ये 5 बार जाएगा। तो 5 बार जब करेंगे तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 4 20 और 4 ये 24 आएगा 245। इसे करेंगे 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में से 4 जाएगा, 4 बच जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 0, दशमलव लगा हुआ ही है। फिर यहाँ पर इसको हम 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो 441 वही फिर से मिल जाएगा। और जो भी कुछ मिलेगा हम 2 अंकों तक केवल चेक करेंगे। इसका जो आंसर बनेगा जा करके 9.59 मोलर बन जाता है। इस प्रकार से हम यदि कोई विलेय पदार्थ प्रतिशतता पर आधारित दिया गया हो तो हम इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। एक टाइप और बचता है और वह टाइप है विविध प्रकार का। जैसे मैस्कुलिनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं मिले जुले, हम उसको भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन लेंगे विविध वाले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखने में इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि हाँ वास्तव में ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल प्रायोगिक है। आप स्वयं आप देखेंगे भी क्वेश्चन जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये लगेगा हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन फिर सोचेंगे कि सूत्र का प्रयोग कौन सा करें। तो याद रखिए, हर जगह सूत्र का प्रयोग नहीं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। जब व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और सूत्र के चक्कर में जाएंगे, देखिए हर सवाल को सॉल्व करने का तो सूत्र बना ही है, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे भी हैं कि जो व्यवहारिक हैं और उस सूत्रों से जो हम ज्ञात करने वाले होते हैं उससे कहीं न कहीं बहुत पहले ज्ञात हो जाते हैं। तो व्यवहारिक प्रश्न है, चलिए उस व्यवहारिक प्रश्न को हम लेते हैं और लेकर के उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान देंगे, वो टाइप आप जान लीजिए 5वां ही है, वो व्यवहारिक प्रश्न है, बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न होगा। देखेंगे क्या है, लेकिन हम उसको एक हेडिंग बना देते विविध प्रश्न के रूप में। विविध प्रश्न, क्योंकि सबके लिए हमने टाइप बनाया है तो इसके लिए भी एक टाइप ही बना देते हैं, विविध प्रश्न। अब उस विविध प्रश्न में ये देखेंगे, दिया गया है 5 ग्राम NaOH वाले विलेन। देखेंगे 5 ग्राम NaOH वाले विलेन के 100 ml को, वाले विलेन के 100 ml को My5 NaOH के 200 ml के साथ, के 200 ml के साथ मिलाया जाता है। कितना व्यवहारिक प्रश्न है ये, मिलाया जाता है तो तैयार विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए कितना व्यवहारिक प्रश्न है ये। अब तक आपने जितना प्रश्न देखा
उसमें हमें लगता है सबसे ज़्यादा व्यवहारिक प्रश्न यही है। साफ साफ लिखा है 5 ग्राम NaOH वाले विलेन के 100 ml को, जो सपोज कीजिए एक कोई विलेन दिया गया है, एक पात्र में विलेन है जिसका आयतन है कितना है 100 ml है, और उसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। सपोज कीजिए एक पात्र है जिसका आयतन कितना है 100 ml है, और उस 100 ml में NaOH का जो भार है वो 5 ग्राम है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि यदि m/5 यानी कोई ऐसा विलेन लिया जाए NaOH का जिसकी मोलरता m/5 यानी 1/5 यानी 0.5 नहीं 0.25 कह सकते हैं, 1/5 है। और फिर आगे NaOH के 200 ml विलेन के साथ मिलाना है, यानी जो दूसरा पात्र है उसका आयतन 200 ml है, दूसरे पात्र का आयतन कितना है 200 ml है, लेकिन उसकी जो मोलरता दी गई है 1/5 दे दी गई है, और दोनों को आपस में हमें मिला देना है। जब दोनों को हमें आपस में मिला देना है तब ये बताना है कि जो विलेन तैयार होगा उसकी सांद्रता कितनी होगी, उसकी मोलरता कितनी होगी। बस ऐसे समझिए, यूँ समझिए व्यवहारिक फॉर्म में कहें कि हम 2 गिलास लेते हैं और दोनों गिलास में एक में 100 ml पानी और एक में 200 ml पानी रख लेते हैं। 100 ml पानी में हम 100 ग्राम चीनी डाल देते हैं और 200 ml में हम 50 ग्राम चीनी डाल देते हैं। अब दोनों को मिला दें, तब जरा बताइए सांद्रता कितनी होगी। अच्छा, सांद्रता उसमें तो कुछ नहीं ज्ञात कर पाएंगे, आपको ये बताना रहेगा कि विलेन पहले की अपेक्षा, दोनों को अलग अलग हम चेक करके रखेंगे, इन दोनों का अपेक्षा ज़्यादा मीठा होता है या उससे कम मीठा होता है। तो ये एकदम व्यवहारिक प्रश्न जैसा बनाइए, जैसे हमने ये बताया ऐसे यह भी है कि 2 पात्र है, एक पात्र का आयतन है 100 और दूसरे पात्र का आयतन है 200। पहले पात्र में 5 ग्राम घुला है, लेकिन दूसरे पात्र में पता ही नहीं कितना ग्राम घुला है, उसकी मात्रा सांद्रता दे दी गई है m/5। अब हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों पात्रों के विलेन को मिला देना है, तब आपको बताना है कि वो मिश्रण हो जाने पर, मिश्रित हो जाने पर सांद्रता कैसी है या कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इस 5 ग्राम वाले की हमें तय करनी होगी मोलरता। अब उस मोलरता को तय करने के लिए देखिए 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH तथा 100 ml आयतन, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। हाँ, 100 ml आयतन में मोलरता, पहले हमें ये निकालना होगा। और इसे निकालने के लिए हम स्मॉल w बराबर कितना मानेंगे 5 ग्राम, स्मॉल m बराबर NaOH का जो अनुभार होगा वो 40 हो जाएगा, NaOH का अनुभार 40 है, और भी आपको दिया ही गया है, वो कितना ml है 100 ml है, 100 ml यहाँ दिया गया है। और हम निकाल दें, अगर मोलरता पहले वाले की मोलरता निकाल दें तो n/v होता है, यानी पदार्थ का भार 5 है, इसका अनुभार 40 है, इसका आयतन 100 है, इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे दशा में तीनों जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो मोलरता आ जाएगी वो 5/4, यानी कह सकते हैं 5 के 5 दशमलव, फिर होगा ये यहाँ करें 4 के 4 हो गया, बचा 1, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये इसका जो मोलरता हो गया पहले वाले सॉल्यूशन का वो आ गया 1.25। अच्छा, ये तो हो गया पहले वाले विलेन का। यहाँ लिखेंगे प्रथम विलेन, प्रथम विलेन की मोलरता हो गई। अब हम बात करते हैं द्वितीय विलेन की, जो हमें दिया गया है। द्वितीय विलेन में क्या है,
ये दिया गया, इसका जो मोलरता है यम बराबर 1/5, यानी कह सकते हैं बराबर करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 मोलर इसका आएगा मोलरता। चलिए ये दोनों की मोलरताएं हमको मिल गई। एक की मोलरता है 1.25 और दूसरे की मोलरता है 0.2। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों को मिलाना है, दोनों मोलरताओं को मिलाना है। तो देखिए कैसे हमें हल करना है कि जब दो मोलरताएं मिलती हैं, एकदम इजी है, व्यवहारिक है। ध्यान दीजिए, जब दो मोलरताएं मिलती हैं तो किसी नई मोलरता का निर्माण होता है, और जब मोलरताएं मिलती हैं तो विलयन की शक्ति प्राप्त होती है, और जब विलयन की शक्ति प्राप्त होती है तो एक नई शक्ति का जन्म भी होता है। हमने क्या कहा कि प्रथम विलयन की कुछ शक्ति होगी और द्वितीय विलयन की कुछ शक्ति होगी। जब दो शक्तियां एक इकट्ठा हो जाएंगे, एक ही गिलास में हो जाएंगी, एक ही पात्र में हो जाएंगी, तो दोनों की शक्तियों का योग सामने आएगा। अब जब योग सामने आएगा तो हम पहले दोनों की शक्तियों को मिलाते हैं। जैसे जब दोनों की शक्तियों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, हम ये कह सकते हैं प्रथम विलयन की मोलरता m1 इंटू प्रथम विलयन का आयतन v1 प्लस करेंगे, दोनों को मिला रहे हैं, द्वितीय विलयन की मोलरता m2 इंटू द्वितीय विलयन का आयतन v2। अब जब दोनों को मिला देंगे तो कोई तृतीय तैयार होगा। तृतीय विलयन का जो मोलरता होगा वो m3 होगा और उसका भी आयतन क्या होगा, v3 होगा। देखिए इन दोनों को हमने मिलाया तो कोई तीसरा तैयार हुआ। जब कोई तीसरा तैयार हो गया तो उसके लिए आयतन हमने किसका प्रयोग किया, v3 का। और v3 किससे तैयार होगा, v1 से और v2 से। अब कहोगे कि जब v1 और v2 को जोड़ करके हमने v3 बनाया तो दोनों मोलरताओं को जोड़ करके m3 बना ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ पावर है और दूसरे के पास भी कुछ पावर है, दोनों पावर का उपयोग करके किसी छत को ही ढकेल दो। ऐसा तो है नहीं कि दोनों लोगों का पावर इकट्ठे कर दिया जाए, किसी को भी गिरा दिया जाए। नहीं, दोनों को मिला करके एक औसत पावर तैयार होगा, उस औसत से काम करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि धूप में कोई एक कपड़ा सूख रहा है, पता चला कि आप उसी के साथ दूसरा कपड़ा डाल दिए सूखने के लिए, तो पता चलेगा नहीं अब 1 घंटे में वो सूखता था तो 1 घंटे में वो भी सूखेगा, 2 घंटा समय लेगा। नहीं, दोनों तो साथ ही काम होगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के पावर को मिला दिया जाए इकट्ठा एक बहुत बड़ा पावर तैयार हो जाए। हाँ बिल्कुल तैयार होगा, लेकिन एक औसत जोड़ करके पावर एक तैयार नहीं होगा, उसका एक औसत पावर तैयार होगा। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है। अब m1 की बात करें, पहले वाले की मोलरता जो है वो दी गई है 1.25 और पहले वाले का जो आयतन दिया गया है वो है कितना ml, 100 ml। अब 100 ml आयतन नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे वाले में मोलरता दिया गया है वो मिली मोलर नहीं हो करके वो दिया गया है। यदि हम मिली मोलर के क्रम में ही रखें कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों को हम मिली मोलर के रूप में रखेंगे। जैसे पहले का आयतन दिया गया कितना 100 ml, दूसरे का आयतन दिया गया 200 ml, तो 2, 3, 500 ml हो जाएगा यहाँ पर। अब चाहे तो हम 500 ml वाले आयतन को मिलीलीटर में ना करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, जरूरी भी है क्योंकि ये जो मोलरता दी गई है तो तय नहीं है कि मिली मोलरता है कि वास्तविक मोलरता है, लेकिन हम इसको वास्तविक मोलरता अगर मानेंगे तो इसका मतलब ये भी होगा कि आयतन की बात हम लीटर में करेंगे। हम आयतन की बात लीटर में करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 100 ml है, तो 100 ml को आप कर लीजिए 1000 से भाग, तो जब भाग कर लेंगे तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.1 प्लस करें m2, दूसरे की जो मोलरता है वो 1 दिया गया 5 और इसका जो आयतन दिया गया है v2 आयतन दिया गया 200 ml। अब फिर वही बात, इस 200 ml को भी हम 1000 से जब भाग कर लेंगे
यहाँ पर, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, और करेंगे तो 5 1 बटे आ जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा इसका जो आयतन, इसका आयतन भी हो जाएगा 1 बटे 5। फिर अगला देखेंगे, हमें m3 ज्ञात ही करना है, m3 इंटू, अब देखेंगे दोनों का आयतन जोड़ लेते हैं। जब दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो 2 3 5, 2 1 300 ml हो गया। ये 300 ml जो हो जाएगा उसको हम 1000 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 बटे 10 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो 3 बटे 10 हो जाएगा। फिर चलिए करते हैं, यहाँ पर 25 1 के 25 हो जाए, 125 1 के 125, यहाँ पर 125, अब यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव 0.125 हो जाएगा, और प्लस ये 1 बटे जो होगा ये 25 हो जाएगा, 25, या इसको और हम सरल कर लें 1 बटे 5 को, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेगा। 1 बटे 5 करेंगे तो 5 शून्य में शून्य, 5 दूनी 10, यानी कि लगभग क्या, इसको हम कर लें 0.2 आएगा इसका वैल्यू, 0.2, इसका भी 0.2, और 2 दूनी 4, यानी कि 4 आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ कर सकते, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, बराबर हो जाएगा ये m3 गुणे यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, 0.3। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 0.125 में जोड़ लेते हैं 0.040, यहाँ पर 5 4 2 6 और 1, 0.165 बराबर हो जाएगा m3 इंटू 0.3। अब m3 का जब मान निकालेंगे, m3 का मान, तो 0.165 बटे हो जाएगा 0.3। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद चलिए हम भाग देते हैं, इसको भाग देने के बाद जो आएगा, इसको जब हम भाग देते हैं तो आएगा 0.55, यानी इन दोनों को अगर इकट्ठा मिला दिया जाएगा तो मोलारता बन करके आएगी 0.55। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, जो 5 ग्राम NaOH तथा 100 ml आयतन में अगर मोलारता हमें पहले से ज्ञात करना पड़ेगा इसकी मोलारता को, दूसरे वाले विलेन की मोलारता हमें पता ही है, तो जब दोनों पदार्थ को हम मिलाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र नहीं है, व्यवहारिक सूत्र है जो स्वयं अभी तैयार किया गया, कि पहले विलेन की शक्ति प्लस दूसरे विलेन की शक्ति, दोनों को जोड़ेंगे तीसरे विलेन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी की हम वैल्यू रखते हुए चले जाते हैं, और लास्ट में जो हमें m3 की वैल्यू आती है वो 0.55 मॉडल आ जाता है। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है जिसे हम दे देते हैं आपको, स्वयं करेंगे आप लोग, और अगले वीडियो में जो भी आप किए रहेंगे या नहीं किए रहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन ये है कि 1 मोलर NaOH विलेन, NaOH विलेन K2.5 लीटर और 0.5 मोलर NaOH के 3 लीटर विलेन को एक साथ मिलाने पर नए विलेन की मोलारता क्या होगी।
नए विलेन की मोलरता क्या होगी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आप इसे ज़रूर हल करेंगे, बहुत कठिन नहीं है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने हल किया सेम उसी पर आधारित है। इस क्वेश्चन को आप जरूर हल करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। आपको कैसे सॉल्व करना इसको ही बताएंगे, लेकिन ये है कि यदि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे इससे ये पता चलेगा कि जो पिछला क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आया। तो इस प्रकार से आज यहीं पर इस वीडियो को क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट डे मिलेंगे आपको नए सांद्रता वाले क्वेश्चनों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।